हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी के लिए प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जलवायु विज्ञान। इसका सब टॉपिक है वायुमंडलीय दाब और परिसंचरण। इससे हम कुल 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा TGT PGT 2022 और नेट JRF और जैसी प्रवक्ता उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसकी PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। तो इसमें हमारे कुल 30 प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। समुद्र तल पर मानक वायुदाब होता है। तो समुद्र तल पर मानक वायुदाब जो है कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार होता है। तो ये याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1013.25 मिलीबार। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन है, वायुदाब के मापन की सही इकाई है। तो वायुदाब जो है ये मिलीबार में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलीबार। और मिलीबार का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है बी बर्कनीज के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, वायुदाब का सतत अभिलेखन किस यंत्र से होता है? तो वायुदाब का जो सतत अभिलेखन है ये बैरोमीटर द्वारा बैरोग्राफ पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैरोग्राफ। बैरोग्राफ के अलावा माइक्रो बैरोग्राफ द्वारा भी सतत अभिलेखन वायुदाब का किया जाता है। तो ये भी याद रखना, 2 हैं, बैरोग्राफ और माइक्रो बैरोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैरोग्राफ। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायुदाब पेटी की उत्पत्ति जो है गतिज है? तो जो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय, फिर उपोष्णकटिबंधीय, फिर उपध्रुवी होती है, फिर ध्रुवी उच्च दाब। तो जो उष्णकटिबंधीय पेटी है ये निम्न वायुदाब की पेटी है। फिर जो उपोष्णकटिबंधीय जो पेटी है ये उच्च वायुदाब की होती है। जो उपध्रुवी होती है ये निम्न वायुदाब की पेटी होती है। और जो ध्रुवी पेटी होती है ये भी उच्च वायुदाब की पेटी होती है। तो इसमें जो है जो उष्णकटिबंधीय पेटी है और ध्रुवीय पेटी है, ये दोनों पेटियाँ जो होती हैं ये ताप द्वारा निर्मित होती हैं। और जबकि जो उपोष्णकटिबंधीय और उपध्रुवी होती हैं ये गतिज होती हैं। तो इसका इनमें हो जाएगा बी आंसर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जो है ये गतिज है। और जबकि विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवी उच्च दाब पेटी ये गतिज नहीं होती हैं। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, उपध्रुवी अक्षांशों में से कम वायुदाब की पेटी का मुख्य कारण क्या है? तो उपध्रुवी अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का जो मुख्य कारण है ये है पृथ्वी का घूर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का घूर्णन। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो कोरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ये होता क्या है? ये विक्षेपक बल होता है जो पवन को मोड़ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन जो होता है उसको भू विक्षेपी पवन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भू विक्षेपी पवन। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में खड़े हुए प्रेक्षक के जिसका पृष्ठ जो है वात की ओर है, अर्थात वायु की दिशा की ओर है। जैसे ये कोई व्यक्ति है वायु की दिशा की ओर पृष्ठ भाग करके खड़ा है, तो बाईं ओर कम दाब तथा दाईं ओर जो है अधिक दाब। तो बाईं ओर जो है कम दाब है, तो बाईं ओर जो है कम दाब है, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। तो ये निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रयोग किया गया है? तो ये जो है ये
बायज बैलेट का नियम है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बायज बैलेट। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, फेरल नियम किससे संबंधित है? तो फेरल नियम क्या कहता है? फेरल नियम जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक गतिशील जो वस्तु होती है वह अपने पथ के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है, तो जैसे ये कोई पथ है का कोई वस्तु है तो ये उत्तरी गोलार्ध में अपने पथ की जो है दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने पथ के बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये फेरल नियम से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोलार्ध में पवन की वेग की दिशा से संबंधित है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, पछुआ पवनों में सबसे ज़्यादा गति पाई जाती है? तो पछुआ पवन जो होती हैं, जो सबसे ज़्यादा गति होती है, ये महासागरों पर दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनों की गति है ये अधिक नहीं पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्धों में महासागरों की अधिकता है। तो इसलिए महासागरों पर दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो गति है सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गरजता चालीसा के नाम से भी जाना जाता है? तो जो पछुआ पवनें होती हैं इनको गरजता चालीसा, चीखता पचासा और 60 मतलब करके कोई है एक, जो 60 डिग्री अक्षांश में मिलता है, चीखता गरजता चालीसा, चीखता 60, तो ये जो है पछुआ पवनें के नाम से जानी जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पछुआ पवनें। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर उठती हुई भूमध्य रेखी वायु तथा नीचे बैठती हुई उपोष्ण वायु के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जैसे ये भूमध्य रेखा है तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ से जो वायु उठती है फिर जाकर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बैठती है, तो ये जो चक्र का निर्माण होता है इसको हम हेडली कोष कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेडली कोष। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, उपोष्ण जेट धारा की ऊंचाई होती है? तो उपोष्ण जेट धारा की जो ऊंचाई है ये 7100 से लेकर 9100 मीटर तक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7100 से लेकर 9100। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है? तो जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हैं ये 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तर के मध्य घटती बढ़ती रहती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 डिग्री उत्तर से लेकर 35 डिग्री उत्तर के मध्य में। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, अल नीनो जैसी जटिल धाराओं का संबंध किस समुद्री धारा से है? तो जो अल नीनो की घटना है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर घटित होती है, तो ये है पेरुवियन धारा से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरुवियन धारा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, लानीना की घटना घटित होती है? तो लानीना की जो घटना है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में घटित होती है। अल नीनो और लानीनो ये दोनों जो हैं घटनाएं ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में घटित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अगला है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी दोलन का संबंध किस समुद्री भाग से है? तो दक्षिणी दोलन का जो संबंध है ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मध्य में एक जो वायु का संबंध है वो पाया जाता है, इसको हम दक्षिणी दोलन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण वाताग्र का औसत ढाल कितना होता है? ये याद रखना, उष्ण वाताग्र का जो औसत ढाल है ये 1/100 से लेकर 1/400 मध्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, पीटरसन ने उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की वायु राशियाँ बताई है? तो पीटरसन ने उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार की वायु राशियाँ बताई हैं, तो ये वायु राशियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है उष्णकटिबंधीय, दूसरी है उष्णकटिबंधीय वायु राशि, दूसरी है आकृतिक वायु राशि और तीसरी है
ध्रुवीय वायु राशि, और चौथी है भूमध्य रेखीय वायु राशि, और पांचवी है अंटार्कटिका वायु राशि। ये कुल 5 राशियाँ पीटरसन ने बताई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, बर्गरान ने अपने भौगोलिक वायु राशि के वर्गीकरण में किस अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग नहीं किया है? तो बर्गरान ने भौगोलिक वायु राशि के वर्गीकरण में किस अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग नहीं किया है? तो बर्गरान ने वायु राशियों को सर्वप्रथम 2 वायु राशियों में वर्गीकृत किया है। पहला है भौगोलिक वायु राशि और दूसरा है उष्मागतिक वायु राशि। तो भौगोलिक वायु राशियों को पुनः इन्होंने जो है 7 भागों में बांटा है। ये कौन कौन सी हैं? एक है ए, इसको हम ध्रुवीय वृत्तीय वायु राशि कहते हैं। दूसरा है सीपी, इसको हम ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं। और तीसरा है एमपी, इसको हम ध्रुवीय समुद्री वायु राशि कहते हैं। और चौथा है सीटी, जिसको हम उष्ण महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं। और पांचवा है एमटी, यह है उष्ण समुद्री वायु राशि। और फिर है ई, इसको हम विषुवतीय रेखीय वायु राशि। और फिर है एम, जिसको हम मानसूनी वायु राशि कहते हैं। तो इन्होंने बी शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जबकि ए, सीपी और ई का प्रयोग किया है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में ध्रुवीय वायु राशियों का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो यूरोप में ध्रुवीय वायु राशि का जो निर्माण है ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक, इन सभी क्षेत्रों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों का प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो 22 क्वेश्चन है, भारत में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों का प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो भारत में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों का प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। अगला है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, अर्थात जो घड़ी होती है उसकी सुई की विपरीत दिशा में चक्रवात की दिशा होती है। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वामावर्त, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अगला है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं इनका जो जनन होता है ये वाताग्र के द्वारा होता है। तो ये वाताग्र द्वारा ही अभिलक्षित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाताग्र। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी शीतोष्ण चक्रवात का शीत वाताग्र किसी स्थान से गुजरता है तब क्या होता है? जब किसी शीतोष्ण चक्रवात जो है शीत वाताग्र किसी स्थान से गुजरता है तो वायुदाब जो है ये बढ़ जाता है और कपासी वर्षा मेघों के द्वारा तीव्र वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायुदाब जो है बढ़ जाता है और कपासी वर्षी मेघों के द्वारा तीव्र वर्षा होती है। अगला है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्कनीज के सिद्धांत का संबंध है? तो वर्कनीज ने जो है शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, वर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवातों के जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो वर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवातों के जीवन चक्र की जो है कुल जो है 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात वाताग्र जनन की कुल जो है 6 अवस्थाएं होती हैं, ये वर्कनीज ने बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है ये संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन के द्वारा जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसके द्वारा ही जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जनन होता है।
अगला है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण चक्रवातों की आदर्श दशाएं मिलती हैं। तो उष्ण कटिबंधों की जो आदर्श दशाएं हैं ये उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में इनकी आदर्श दशाएं जो हैं प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अभाव का क्या कारण है। तो भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अभाव का जो कारण है, मुख्य कारण होता है कोरियोलिस बल की कमी। तो क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस जो बल होता है ये शून्य होता है, जिसके कारण जो है पवनें जो हैं मुड़ नहीं पाती हैं, जिससे चक्रवात का निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर जाएगा ए, कोरियोलिस बल की कमी। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम फिर मतलब जो भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, जो हमारे आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी प्रवक्ता आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।